हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे पोलराइजेशन के बारे में, है ना। हमने देखा था कि भाई रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन कैसे हो सकता है, किसी अनपोलराइज्ड लाइट को कैसे हम पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पोलराइजेशन के बहुत सारे मेथड हैं। हमने अपने पोलराइड पढ़ा, उसके अंदर डाइक्रोइज का प्रिंसिपल वर्क करता है, जिसमें एक स्पेसिफिक प्लेन अलाउ होता है, बाकी सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हमने पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन पढ़ा, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन भी हो सकता है जो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अपने जो सिलेबस में है वो एक और है मेथड विच इज़ पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, तो उसको अपन इस लेक्चर में देखेंगे। देखें, आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। अच्छा, स्कैटरिंग की जो फिनोमिना है, स्कैटरिंग की फिनोमिना तो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसी चैप्टर के अंदर। क्या होता है स्कैटरिंग? हमको पता है कि भाई जो छोटे छोटे हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, पॉल्यूटेंट के पार्टिकल हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये सारे पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो लाइट की वेवलेंथ से लेस होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, लाइट का वेवलेंथ इन पार्टिकल्स के कंपेरिजन में लार्ज होता है। तो क्या होता है कि जब लाइट आती है ना, और इन स्मॉल पार्टिकल्स पर इंसिडेंट होती है, स्कैटर बोलेंगे इनको, स्कैटरिंग करवाएंगे तो ये इन स्कैटरर्स पर जब इंसिडेंट होती है तो क्या होता है कि भाई लाइट इज़ मेड अप ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, लाइट किससे बनी है? फोटॉन्स है लाइट के। तो फोटोन आके क्या करते हैं, इनको हिट करते हैं, इन पार्टिकल्स को हिट करते हैं। तो ये पार्टिकल्स, ये जो एटम है, ये क्या करते हैं कि उस एनर्जी को, लाइट की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। मतलब लाइट अपनी एनर्जी इनको ट्रांसफ़र कर देती है। उस एनर्जी को ये एब्जॉर्व करने के बाद वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, वाइब्रेट क्यों करते हैं? भाई एक्स्ट्रा एनर्जी इनके पास आ गई, वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने के बाद ये क्या करते हैं कि थोड़ी देर वाइब्रेट करते हैं, फिर एनर्जी को री-रेडिएट कर देते हैं। री-रेडिएट मतलब रैंडम डायरेक्शंस में रिलीज़ कर देते हैं लाइटली। तो लाइट को रैंडम डायरेक्शंस में क्या कर देंगे? रिलीज़ कर देंगे। अभी जो रैंडम डायरेक्शन में रिलीज होने की जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते थे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते थे। ठीक है, अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का पोलराइजेशन से क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है? एक्चुअली में क्या है कि स्कैटरिंग के बाद जो हमको लाइट मिलेगी, स्कैटरर ने स्कैटर कर दी लाइट, स्कैटरिंग के बाद जो हमको लाइट मिलेगी वो पोलराइज्ड हो सकती है, पार्शियली पोलराइज्ड हो सकती है, और अनपोलराइज्ड भी हो सकती है। डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे कि किस डायरेक्शन में वो लाइट गई। मतलब स्कैटरिंग के बाद हमको पोलराइज्ड लाइट मिल सकती है। कैसे मिलेगी? तीन तरीके हैं, तीन तरह की लाइट मैं बोल रहा हूँ। भाई मान लो ये अपनी अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, आ रही है, ठीक है, और आगे किसी स्कैटरर पे ये इंसिडेंट हुई। यह स्कैटरर है अपना, कोई पार्टिकल है, पॉल्यूटेंट होगा, डस्ट पार्टिकल होगा, गैस पार्टिकल होगा, कुछ भी होगा, इस पर आगे लाइट इंसिडेंट हुई। ठीक है, कैसी है? अनपोलराइज्ड है। ठीक है, अब क्या होगा कि जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही थी, इस डायरेक्शन से आ रही थी, तो जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही थी उसके पैरेलल डायरेक्शन में, उसके अलोंग डायरेक्शन में जो मुझे लाइट मिलेगी ना, मैं देखूंगा उसको, लाइट को। तो जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही थी, उसकी इनिशियल डायरेक्शन थी, उस डायरेक्शन में जो मेरे को लाइट मिलेगी वो अनपोलराइज्ड लाइट होगी। ठीक है, भाई मैं सामने से देख रहा हूँ लाइट आ रही है, स्कैटर ने स्कैटर कर दी, जिस डायरेक्शन से आ रही है उसी डायरेक्शन में मैं देख रहा हूँ, तो उसके उसी डायरेक्शन में जो मुझे लाइट मिलेगी दैट विल बी ऑलवेज अनपोलराइज्ड। लेकिन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब मैं देखूंगा, ऐसे आई लाइट की जो इनिशियल डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मेरे को लाइट मिलेगी, दैट लाइट विल ऑलवेज बी पोलराइज्ड लाइट। दैट विल बी ऑलवेज बी पोलराइज्ड लाइट। और इनके अलावा और किसी डायरेक्शन में अगर गई है लाइट, ठीक है, तो और किसी डायरेक्शन में अगर वो गई है तो दैट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई स्कैटरिंग की फिनोमेना तो ये नेचर में अपने आप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, तो लाइट भी पोलराइज अपने आप हो जाएगी स्कैटरिंग की प्रोसेस में। बस अपन को ये ध्यान रखना है कि किस डायरेक्शन वाली लाइट पोलराइज्ड है। ठीक है, तो लाइट जब आई ट्रेवल करके इनिशियल डायरेक्शन के अलोंग है तो अनपोलराइज होगी लाइट उस डायरेक्शन में जो जाएगी, है ना, आफ्टर स्कैटरिंग। बाकी किसी डायरेक्शन में गई तो पार्शियली पोलराइज्ड होगी। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गई है तो हमेशा वो लाइट हमको कैसे मिलेगी? पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। तो दिस इज द पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। ठीक है, सिंपल था। अब देखो क्या है, अच्छा पोलराइजेशन के तो मेथड इतने ही हैं अपने सिलेबस में।
एक दो मेथड और हैं जो अपने सिलेबस में है नहीं है ना। एक निकोल प्रिज्म है जो पहले अपने सिलेबस में था, अभी रिमूव कर दिया, ठीक है, वो लास्ट 2-3 साल पहले रिमूव हो गया था। अब देखो अपन ने कई बार देखा है कि अपन दो लाइट के सोर्सेज को जब देखते हैं, ठीक है, मान लो दो बल्ब लगे हुए हैं और बहुत दूर डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, अपन को देख रहे हैं ना, तो हमने ये देखा है कि जब वो बल्ब पास होते हैं ना हमारे, तो अपन को क्लियरली दूर दूर दिखते हैं, सेपरेट दिखते हैं, ठीक है, वी कैन सी देम डिस्टिंक्टली सेपरेटेड। पर मान लो उनका डिस्टेंस हमसे इंक्रीज होता जाए, दूर जाते जाएँ हम उस सोर्स से, दोनों सोर्स से, तो अपन को ऐसा लगता है कि दोनों सोर्स पास आ रहे हैं, पास आते हुए लगते हैं, डिस्टेंस कम होता हुआ लगता है। और बहुत ज़्यादा दूर अगर अपन चले जाएं तो अपन को वो सोर्स आपस में मिलते हुए लगते हैं, मतलब वो दोनों सोर्स अपन को अलग अलग नहीं दिखते। ऐसा कई बार होता है, हाईवे पे अपन देख रहे हैं, दूर से अपन देख रहे हैं कोई व्हीकल आ रहा है, उसकी हेडलाइट है आगे, वो हेडलाइट अपन को बहुत पास दिख रही है, मिक्स होती हुई बहुत दूर से जब अपन देख रहे हैं, और जैसे जैसे व्हीकल पास आता जाएगा ना, तो अपन को ऐसे दूर होती हुई वो हेडलाइट दिखेंगी, और जब एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आ जाएगा तो वो हेडलाइट्स अपन को क्लियर दिखने लग जाएंगी कि हाँ भाई देयर आर टू सोर्सेज, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपनी आई है ना, वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक ही कोई भी दो सोर्सेज को, दो ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली सेपरेटेड देख सकती है ना। और अपनी ओनली अपनी आई की बात नहीं है, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक ही, मतलब उसकी वो जो एबिलिटी है ना, कौन सी एबिलिटी, कोई भी दो सोर्सेज को, दो ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली सेपरेटेड देख सकने की एबिलिटी, वो फिक्स होती है, ठीक है। तो ये जो एबिलिटी है किसकी, कोई भी दो सोर्सेज को, दो ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली सेपरेटेड देख सकने की, इस एबिलिटी को अपन बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिजॉल्विंग पावर। तो समझ में आया होगा कि भाई रिजॉल्विंग पावर है क्या, कि अपन कोई दो सोर्स को देख रहे हैं, ठीक है, उनको अपन सेपरेटेड देख पा रहे हैं डिस्टिंक्टली, तो सेपरेटेड देख सकने की जो एबिलिटी है बाय एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, नॉट आवर आइज, नॉट ओनली आवर आइज, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अपन देखें, आई भी तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, तो उस एबिलिटी को, उस कैपेसिटी को अपन क्या बोलेंगे, रिजॉल्विंग पावर बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो रिजॉल्विंग पावर है ये डिपेंड किस पे कर रही है कि भाई अपनी आई है, ये एक अपना ये सोर्स था या ऑब्जेक्ट था, कुछ भी माने, पर उसको एक ये था, ठीक है, तो ये एंगल पे, ये अपनी आई के अंदर ये इनसे जाने वाली लाइट क्या कर रही है, एंटर कर रही है, तो इस एंगल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये डिसाइड करेगा कि भाई आप उन दो ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली सेपरेटेड देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो अपनी आई, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का वो मिनिमम एंगल जिस एंगल तक अपन कोई भी दो ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली सेपरेटेड देख सकते हैं, ये एंगल, इसको अपन बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो दो टर्म अपन ने पढ़ी, एक तो वो एबिलिटी जिसमें अपन सेपरेट देख सकते हैं, वो तो क्या हो गई, रिजॉल्विंग पावर, और वो मिनिमम एंगल जिस तक अपन सेपरेट देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, वो एंगल क्या हो गया, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हो गया। रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो होती है 1/, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, या रिजॉल्विंग लिमिट भी बोल देते हैं उसको, है ना, एक ही बात है, रिजॉल्विंग लिमिट बोल दो और नहीं तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोल दो, कि कैसी है, रिजॉल्विंग पावर रिजॉल्विंग लिमिट के रेसिप्रोकल है, ठीक है भाई। अच्छा, ह्यूमन आई के लिए जो थीटा होता है ना, ह्यूमन आई के लिए थीटा होता है 1/60 डिग्री, ठीक है। तो मतलब अपन कोई भी दो ऑब्जेक्ट अपन को सामने दिख रहे हैं, तो अपन उनको डिस्टिंक्टली सेपरेटेड कब देख सकते हैं, जब उनके बीच में कम से कम एंगल कितना हो, 1/60 डिग्री एंगल हो, ठीक है। बढ़ता जाएगा तो और क्लियर अपन को दिखता जाएगा, ठीक है। सामने से दो हेडलाइट आ रही है, उनको अपन क्लियर देख पा रहे हैं, तो क्या होगा कि भाई 1/60 डिग्री के आसपास होगा, तभी अपन उनको सेपरेट देख पाएंगे। अगर इससे कम एंगल दोनों के बीच में बन रहा है तो अपन उनको सेपरेट नहीं देख पाएंगे, वो दोनों हेडलाइट अपन को सिंगल सोर्स की तरह लगेंगी, ठीक है। बढ़ता जाए डिस्टेंस तो अपन को दिखेगा ही वो। अब क्या है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट अपन को सेपरेट दिखते हैं ना, सेपरेट डिस्टेंस से दिख रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं कि भाई रिजॉल्व है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो रिजॉल्व होना है ना ऑब्जेक्ट का, इसके लिए क्राइटेरिया दिया था, क्राइटेरिया जो दिया था वो दिया था रेले ने, साइंटिस्ट का नाम है,
स्कैटरिंग से रिलेटेड है। आपको याद होगा कि भाई रेले के बारे में अपन स्कैटरिंग में भी पढ़ा था कि भाई स्कैटरिंग में भी रेले का ही कॉन्सेप्ट चलता था। रेले ने क्या क्राइटेरिया देखो, रेले क्राइटेरिया, रेले ने जो क्राइटेरिया दिया वो रेले का क्राइटेरिया डिपेंड करता है सेंट्रल मैक्सिमा पर, डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा, सामने कोई सोर्स है अपने, तो रेले बोलता था कि एक्चुअली में क्या होगा कि वो सोर्स से लाइट आएंगी, अपनी आई के अंदर एंटर करेंगी और अपना जो स्क्रीन है ना उस पर जाके डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएंगी। डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएंगी तो उसके अंदर सेंट्रल मैक्सिमा भी होगा, सेकेंडरी मैक्सिमास होंगे, सेकेंडरी मिनिमास होंगे, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है ना आपस में जो ओवरलैपिंग है मैक्सिमास की मिनिमास की, इस पर डिपेंड करेगा कि भाई अपन को कोई ऑब्जेक्ट रिजॉल्व दिखेगा, है ना, सेपरेट दिखेगा, नहीं दिखेगा, है ना, या फिर जस्ट रिजॉल्व बिल्कुल हल्का हल्का अलग दिखेगा। तो किस पे डिपेंड करेगा? ये रेले के क्राइटेरिया पर डिपेंड करेगा। तो उसने 3 क्राइटेरिया बनाए। एक तो बनाया जस्ट रिजॉल्व, एक बनाया रिजॉल्व्ड और एक बनाया नॉट रिजॉल्व्ड। क्या डिफरेंस है तीनों क्राइटेरिया में? देखो, जस्ट रिजॉल्व की अगर मैं बात करूं तो देखो अपने पास क्या है कि भाई ये सामने डिफ्रैक्शन पैटर्न बनने हैं। ठीक है, एक सोर्स का ये यहाँ बन गया। ठीक है, देखो इस सोर्स का डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है, तो कैसे बन रहा है? ये सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद मिनिमास और फिर मैक्सिमास। ठीक है, ठीक। उसके बाद ये दूसरा वाला उसका बन रहा है इसके साइड में ही। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है? देखो ये ए और ये ऑब्जेक्ट बी आई, ये सोर्स है, वो सोर्स बी। इसका सेंट्रल मैक्सिमा, इसका सेंट्रल मैक्सिमा इसके इस मिनिमा पे ओवरलैप कर रहा है। इसका सेंट्रल मैक्सिमा इसके मिनिमा पे यहाँ ओवरलैप कर रहा है। तो ऐसी जब कंडीशन हो, कैसी कंडीशन कि एक सोर्स का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा पर ओवरलैप करे। क्या बोल रहा हूँ मैं? एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा पर ओवरलैप करे, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं क्या? कि द ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट रिजॉल्व्ड। और हल्के हल्के सेपरेट मेरे को देखेंगे। ठीक है, रिजॉल्व का क्या होगा फिर? भाई रिजॉल्व में मतलब क्लियर दिख रहा है मेरे को रिजॉल्व। अब क्लियर रिजॉल्व कैसे देखेंगे? कि भाई देखो ये मेरा फर्स्ट सोर्स, ठीक है, ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये इधर, और दूसरा वाला ये हो गया, ये ए और ये बी। ठीक है, अब देखना इसमें क्लियर सेपरेशन है मैक्सिमास में, दोनों मैक्सिमास में क्लियर सेपरेशन है। कहीं भी जो डिस्टेंस है आपस में, जो मैक्सिमास की ओवरलैपिंग है ना, सेंट्रल मैक्सिमास की ओवरलैपिंग कहीं से भी नहीं हो रही या हल्की सी थी। ठीक है, तो कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, मतलब डिस्टेंस जो है ना वो जस्ट रिजॉल्व से ग्रेटर है। तो डिस्टेंस अगर जस्ट रिजॉल्व से ग्रेटर है तो ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी रिजॉल्व, मतलब क्लियर दिखेंगे। अब ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है और भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो मेरे को जो सोर्स है वो सेपरेट दिखने की एकदम क्लियर। और मान लो अगर डिस्टेंस ऐसा हो जाए कि भाई अपना ये फर्स्ट ये रहा सोर्स, ठीक है, ये सेकेंड ये रहा। अब इसमें क्या हो रहा है? देखो दोनों मैक्सिमा जी ओवरलैप कर रहे हैं आपस में, मतलब जस्ट रिजॉल्व के कंपैरिजन में अपना जो डिस्टेंस है ना वो और रिड्यूस हो गया। तो जस्ट रिजॉल्व के कंपैरिजन में अगर अपना डिस्टेंस और रिड्यूस हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कि द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिजॉल्व्ड। तो इस तरह रेले के क्राइटेरिया के बेसिस पे अपने 3 तरह की पोजीशन हो सकती है ऑब्जेक्ट्स की: जस्ट रिजॉल्व, रिजॉल्व्ड
एंड नॉट रिजॉल्व वो डिपेंड करेगा किस पे, इस डिस्टेंस पे जो सेंट्रल मैक्सिमास के बीच में है। ठीक है भाई। अब देखो ये रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो तो हर इंस्ट्रूमेंट की होती है। तो अपन ने 2 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो इस चैप्टर में पहले ही पढ़े, एक तो माइक्रोस्कोप पढ़ा, एक टेलीस्कोप पढ़ा। उन दोनों की रिजॉल्विंग पावर है क्या है, देखो देखो रिजॉल्विंग पावर सबसे पहले ये नोट में डाल देना, है ना, मेन टॉपिक नहीं है। पहले माइक्रोस्कोप की बात करूं, माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है, उस रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है आरपी, रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर रिजॉल्विंग लिमिट की बात करूं आर एल, वो तो रेसिप्रोकल ऑफ रिजॉल्विंग पावर होता है। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। अच्छा, लैम्डा और म्यू तो वही जो बेसिक अपना होता है, वही अपन ने साइन लिए हैं, म्यू या नीटा लिख दो उसको मैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उस पर डिपेंड करेगा कि भाई अपन देख रहे हैं ना माइक्रोस्कोप से ऑब्जेक्ट को, बीच में जो मीडियम आ रहा है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा इसकी रिजॉल्विंग पावर। और उसके साथ साथ जो मेन है विच इज़ द लैम्डा, लैम्डा पर डिपेंडेंस है। रिजॉल्विंग पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के। ठीक है, मतलब लैम्डा ग्रेटर होगा तो रिजॉल्विंग पावर कैसी होगी, स्मॉलर होगी। ठीक है, अपन को पता है कि भाई डिफरेंट कलर्स के लिए तो लैम्डा डिफरेंट होता है ना। रेड का लैम्डा जो है ना, लैम्डा ऑफ रेड, वो ग्रेटर होता है किससे, लैम्डा वायलेट से होता है ना। इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की जिसका लैम्डा ग्रेटर उसकी रिजॉल्विंग पावर स्मॉल। तो रिजॉल्विंग पावर रेड कलर के लिए क्या होगी, लेस होगी। इसके कंपैरिजन में रिजॉल्विंग पावर ऑफ वायलेट के कंपैरिजन में, मतलब वायलेट कलर रेड कलर के ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करेगी। अपना जो ऑब्जेक्ट है ना वो किस कलर का है, रेड कलर के ऑब्जेक्ट है, वायलेट कलर के ऑब्जेक्ट है, तो रेड कलर के ऑब्जेक्ट के लिए रिजॉल्विंग कैपेसिटी, रिजॉल्विंग पावर कम होगी, और वायलेट कलर के ऑब्जेक्ट के लिए रिजॉल्विंग पावर जो है ना वो क्या होगी, उसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ग्रेटर होगी। ठीक है, ऐसी मान लो टेलीस्कोप की बात करूं, टेलीस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है दैट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज d अपॉन 1.22 लैम्डा। ये है, ये d तो क्या है, ये भाई ऑब्जेक्टिव का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा ना उसके अंदर। माई टेलीस्कोप के अंदर 2 लेंस होते थे, एक तो आई लेंस होता था और एक होता था ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के डायमीटर पे, और दूसरा तो मेन अपना आई गया कि भाई रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, रिजॉल्विंग लिमिट अगर निकालूँ तो रिजॉल्विंग लिमिट विल बी व्हाट, 1/RP होती है। 1/ रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल D। ठीक है, तो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वही कि भाई टेलीस्कोप का भी जो लैम्डा है ना, रिजॉल्विंग पावर है, वो लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है। तो रेड का ग्रेटर है वायलेट से, तो इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर रेड के लिए क्या होगी, स्मॉल होगी। रिजॉल्विंग पावर वायलेट के लिए क्या होगी, ग्रेटर होगी। मतलब टेलीस्कोप से अपन ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, तो अगर ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट है, वायलेट कलर के ऑब्जेक्ट हैं, तो उनको रेड कलर के ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन में अपन क्लियरली डिस्टिंक्ट देख सकते हैं, क्लियरली अपन सेपरेट देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह रिजॉल्विंग कैपेसिटी, रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग लिमिट पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की क्लियर देख सकने की जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो चैप्टर है इसमें अब बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे, छोटे छोटे 2-3 टॉपिक बचे हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कर लें। बाकी कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे और इस चैप्टर को अपन ख़त्म करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो ये लेक्चर अपन यहीं ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।